Assalamualaikum, myself Noor Mustafa and today's topic is osteoarthritis. Osteoarthritis जिसको हम OA भी कहते हैं is a degenerative joint disease that is also known as DJD. Degenerative joint disease में क्या होगा कि joint slowly हमारे पास degeneration शुरू हो जाएगी इसकी slowly degeneration शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करिए तो फिर हम उसको chronic कंसीडर करेंगे. जॉइंट सर्फेसिस की इरोजन हो जाएगी. जो जॉइंट सर्फेसिस प्रॉक्सिमल और डिस्टल हमारे पास एक जॉइंट बना रही थी दो बोन्स, उनकी जो सर्फेसिस हैं वो इरोजिव हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी और जो कार्टिलेज प्रेजेंट था वो भी लॉस होना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से पेन होगी. ओबियसली कार्टिलेज नहीं है हमारे पास, अब आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं है तो जब वो दो बोन आपस में मूवमेंट करेंगी ग्लाइड स्लाइड तो वो हमारे पास पेन को डेवलप करेंगी. अब वहाँ पे हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फ्लेमेशन ना हो. उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, मिनिमल इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है और इन्फ्लेमेशन नहीं. तो OA में ज़रूरी नहीं है कि इन्फ्लेमेशन हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना. ठीक है. देन हमारे पास ये एक एक्सरे गिवन है जिसमें उन्होंने शो किया हुआ है हमारे पास एक पे उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज शुरू हो गया और ये हमारे पास एक नॉर्मल है. OA शुरू होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास देखें कि जॉइंट स्पेस नैरो हो गई है. ठीक है. और यहाँ पे कोई भी आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज भी प्रेजेंट है. बोन की जो जॉइंट सर्फेसिस की स्पेस है वो नॉर्मल है. यहाँ पे भी जॉइंट सर्फेसिस नॉर्मल है. लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन शुरू हो गई और जॉइंट ने फ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा और जो फिब्यूला है इसकी बोन भी डिफॉर्म होना शुरू हो गई है. मतलब ये स्टेज 4 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है. देन हमारे पास इसकी एपिडेमियोलॉजी है जिसमें हम देखते हैं कि OA मोर कॉमन है इन वेट बेयरिंग जॉइंट्स जिसमें नी हिप और एंकल आ जाता है. फीमेल्स में मोर कॉमन है. ठीक है. फीमेल्स में मोर कॉमन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर आफ्टर द एज ऑफ 65 अगर हम देखा जाए तो OA में हमारे पास आफ्टर द एज ऑफ 50 to 55 मेन्यूपॉज शुरू हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाता है. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जिसने एक हमारे पास बोन्स को मिनरलाइज्ड रखना था, ये इनका सेकेंडरी रोल जो है प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का वो डिमिनिश हो जाता है ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस. इसलिए फीमेल्स में ये मोर कॉमन है. अर्ली ऑनसेट एट द एज ऑफ 40 बिफोर द एज ऑफ 45. फेमिलियल पैटर्न मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न में शो होता है जैसे उन्होंने ये बताया नी टू हिप एंड देन एंकल. ओबीस पेशेंट में ज़्यादा होता है और ट्रॉमा और कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की इंजरीज़ या फिर उनमें भी ज़्यादा देखा जाता है. उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल कंडीशन है और ये हमारे पास एक ऑस्टियोआर्थराइटिस है. नॉर्मल में पहले हम देखेंगे कि ये बोन है. ठीक है. और एक ये बोन है. ये हमारे पास फीमर है और ये हमारे पास टिबिया है. फीमर और टिबिया ने मिलके नी जॉइंट बनाया. ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल हो गया. ये इसका आर्टिकुलर कार्टिलेज है और यहाँ पे हमारे पास मेनिस्काई प्रेजेंट है और ये हमारे पास जॉइंट स्पेस है. और अगर हम यहाँ पे देखें आर्टिकुलर कार्टिलेज बिल्कुल डैमेज हो चुका है. ठीक है. मेनिस्काई भी डैमेज हो चुके हैं, डिजेनरेट हो चुके हैं और बोन स्पर्स बनना शुरू हो गए. ये देखें बोन स्पर्स हमारे पास कब बनते हैं कि जब आर्टिकुलर कार्टिलेज डैमेज हो जाता है तो बॉडी हमारे पास रिएक्शन शो करती है कि यहाँ पे डैमेज हुआ है. यहाँ पे डैमेज को पूरा करने के लिए बॉडी को लगता है कि बोन ख़त्म हो रही है तो वो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा कर देता है. ठीक है. जब ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी यहाँ पे बोन बनना शुरू हो जाती है तो ये हमारे पास बोन बनी हुई है. ठीक है. बोन के स्पर्स बन जाते हैं. तो जब ये बोन स्पर्स आपस में एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो फिर हमारे पास पेन होगी. इसके अलावा जॉइंट स्पेस भी नैरो हो चुकी है और आर्टिकुलर कार्टिलेज आर लॉस्ट. देन ईटियोलॉजी कॉजेज़ हमारे पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी को हम आइडियोपैथिक भी कहते हैं विच हैव नो ऑब्वियस रीज़न और विदाउट एनी कॉज. ठीक है. उसके बाद सेकेंडरी में अगर हम देखें तो कोई और सिस्टेमिक फैक्टर है. ठीक है. या फिर कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से हमारे पास OA हुआ है सेकेंडरी टू एनी कंडीशन. सेकेंडरी कंडीशन हमारे पास कौन कौन सी हो सकती हैं? सेकेंडरी OA की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे डिस्क्राइब हैं जिसमें सबसे पहले है डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप. ठीक है. एक्रोमेगैली जिसमें इन्लार्जमेंट ऑफ एबनॉर्मल इन्लार्जमेंट ऑफ हैंड्स जहाँ पे फीट हो जाती है एक ऑर्गन कह रही हूँ, एक लिम्ब की.
उसके बाद कोई ट्रोमा भी हो सकता है जिसमें इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर हुआ, मेनिस्कल टियर हुआ, सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन चल रही थी, सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन गाउट या फिर आर है। विल्सन डिजीज़ इज़ अ मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें हमारे पास ना कॉपर का मेटाबॉलिज्म है ना वो इम्बैलेंस हो जाता है और कॉपर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है विल्सन डिजीज़ में, ठीक है। इसकी वजह से भी ओए हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ में हो सकता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दिए उसकी वजह से, यहाँ पे मेडिसिन ले रहा था। इसके अलावा रीनल डिसऑर्डर्स में, और एसएलई दैट स्टैंड फॉर सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस जिसमें एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है। देन हमारे पास प्रेजेंट क्या करेगा, पेशेंट कहेगा मुझे पेन है, मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस होती है जब मैं सुबह उठता हूँ तो, ठीक है। मेरी फंक्शनल लिमिटेशन आ गई है, क्रैपिटेशंस, कैचिंग सेंसेशन जहाँ फिर जोड़ में से आवाज़ें आती हैं, और फ्यूजन इज़ रेयर, मतलब जॉइंट फ्यूजन इन्फ्लेमेशन इज़ रेयर हो सकती है और नहीं भी हो सकती। पेन क्या कहेगा, पेशेंट वेट बेरिंग में मुझे पेन होती है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता और आराम करने से वो पेन ख़त्म हो जाती है, वेरिएबल ओवर टाइम, ठीक है। ओनली वन और फ्यू जॉइंट्स, सिर्फ एक या फिर फ्यू जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, ओवरऑल बॉडी नहीं इन्वॉल्व होगी। मॉर्निंग स्टिफनेस लेस देन 20 मिनट स्टिफनेस लगती है, लेकिन उसके बाद पेशेंट कहते हैं जब मैं चलना फिरना शुरू करता हूँ तो वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड फंक्शनैलिटी, कैप्सूल थिक हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे ऑस्टियोफाइट बनना शुरू हो गए हैं, ब्लॉकिंग बाय ऑस्टियोफाइट्स, और क्रैपिटेशंस इन्वॉल्व्ड जॉइंट्स, फ्यूजन इज रेयर। देन हमारे पास हैंड्स में अगर हम ओए की बात करें, ऑल्दो ओए हमारे पास वेट बेरिंग जॉइंट्स में होता है, लेकिन ये हमारे पास हैंड्स में भी प्रेजेंट हो सकता है। इज अफेक्टेड बट नॉट, देखो उन्होंने कहा है हैंड अफेक्टेड हो सकता है बट इज़ नॉट एज ग्रेटली एज द कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, लेकिन ये हमारे पास डिसेबिलिटी कॉज नहीं करेगा। हैंड को अफेक्ट तो कर रहा है लेकिन डिसेबिलिटी कॉज नहीं कर रहा। अब हमारे पास इसमें दो चीज़ें होती हैं, DIP और PIP। DIP में अगर हम देखें तो ये हमारे पास DIP है और ये हमारे पास PIP है, ठीक है ना, डिस्टल इंटरफेरेंशियल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल। उसके बाद DIP में हमारे पास जो बनती है उसको हम कहते हैं हर्बेंटन्स नोड, और PIP में हमारे पास बनती है बुचर्ड्स नोड। अगर याद करना हो तो हमने ये याद कर सकते हैं कि हम HD होता है तो हर्बेंटन्स कहाँ पे बनेगी, डिस्टल में, ठीक है। और BP स्टैंड फॉर बुचर्ड कहाँ पे बनेगी, प्रॉक्सिमल में, BP और HD, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा है कि DIP जॉइंट्स आर मोर कॉमनली अफेक्टेड इन द हैंड कंपेयर टू प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल एंड मेटाकार्पोफेरेंशियल। ये हमारे पास उन्होंने मेटाकार्पोफेरेंशियल, ये हमारे पास है PIP और ये हमारे पास है DIP। उन्होंने कहा है जो DIP में उनमें सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू PIP एंड MCP जॉइंट्स। ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक पेशेंट है जिसके हैंड्स में OA हुआ हुआ है, सॉरी, और यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसके DIP अफेक्टेड, PIP भी अफेक्टेड है, लेकिन हमारे पास हर्बेंटन्स नोड कैन बी सीन हियर। देन हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम लेबोरेटरी टेस्ट, जिसमें ESR देखते हैं पेशेंट की, CBC देखते हैं और R फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो वो हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, मतलब OA को हमने कैंसल आउट कर दिया। उसके बाद हम ESR रेट देखेंगे, ESR इंक्रीज है या डिक्रीज है। ESR रेस्ड भी हमारे पास RA में होता है, ESR रेज नहीं है तो OA भी सॉरी हाँ ER रेज है तो OA नहीं है, RA फैक्टर पॉजिटिव है तो भी OA नहीं है। फिर CBC देखेंगे जिसमें हम इन्फ्लेमेशन वगैरह और ल्यूकोसाइट काउंट वगैरह देखेंगे। द मोस्ट इनिशियल टेस्ट इज़ रेडियोग्राफी। मोस्ट कॉमन जो हम करवाते हैं OA के पेशेंट को वो रेडियोग्राफी है, जिसमें हम पेशेंट के एक्सरे करवाएंगे, जिसमें हमें पता चलेगा जॉइंट स्पेस नैरो हुई है कि नहीं, ऑस्टियोफाइट बने हुए हैं कि नहीं, स्क्लेरोसिस और डिफॉर्मिटी। इन चारों की बेस पे हम OA की ग्रेडिंग डिसाइड करेंगे और फिर इस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट देंगे। आइदर के जॉइंट में बस नैरो ही है या फिर जॉइंट नैरो होकर वहाँ ऑस्टियोफाइट भी बन गया, या फिर ये दोनों है लेकिन स्क्लेरोसिस भी बना हुआ है। लेकिन अगर ये चारों ही इन्वॉल्व है तो फिर हमारे पास ग्रेड 4 की स्टेज आ जाएगी।
ये एक हमारे पास नॉर्मल नी जॉइंट है, लेकिन ये हमारे पास एक OA के पेशेंट का है जिसमें हम ग्रेड 1, 2, 3 और 4 करेंगे। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज कैलेगरी लॉरेंस क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ग्रेड 1 देखें तो इसमें हमारे पास जॉइंट ऑल्दो नॉर्मल सीन है, ठीक है, लेकिन डाउटफुल है, डाउटफुल अभी कंफर्म नहीं है, नैरोइंग जॉइंट स्पेस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये स्टेज 1 बहुत ही माइनर होती है और पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे हम फिर एक्सरे में देखेंगे कि स्टेज अभी कितनी। फिर अब अगर तो ग्रेड 2 है उसमें फिर हमें डिफाइन एक प्रॉपर नज़र आएगा कि ऑस्टियोफाइट भी बना हुआ है और जॉइंट स्पेस नैरो भी हुई हुई है। अब इसमें जॉइंट स्पेस डेफिनेट। अब अगर हम ग्रेड 3 देखें तो उसमें देखें जॉइंट स्पेस मज़ीद नैरो हो जाएगी। इस साइड पे देखें जॉइंट स्पेस मज़ीद नैरो हो जाएगी, ऑस्टियोफाइट्स बनेंगे यहाँ पे, ये ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, ये भी ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं। उसके अलावा सेक्लरोसिस डेवलप हो जाएगी और एंड पे क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास जॉइंट स्पेस भी नैरो हो जाएगी, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ऑस्टियोफाइट भी बनना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे सेक्लरोसिस भी होगी और बोन की डिफॉर्मिटी भी हो जाएगी। देन हमारे पास ट्रीटमेंट है जिसमें हमारे पास ग्रेड 1 और 2 की ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें पेशेंट को हम कहेंगे कि वेट लूज़ करें ताकि मिनिमम वेट जाए ऑन द जॉइंट्स। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किसकी करवाएंगे इन केस ऑफ नी जॉइंट, DMO की। DMO की स्ट्रेंथनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनी पटेला और नी जॉइंट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिसेप्स लगे होते हैं और वहाँ पे हमारे पास एक सिंगल मसल की जो हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है इज़ VMO विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशन अगेंस्ट ओवर बैंड स्ट्रेस और यूजेज ऑफ द नी पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवानी है। एसिटामिनोफेन दे सकते हैं एज एन एनाल्जेसिक, एनसेड्स यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। कैप्साइसिन क्रीम हम पेशेंट को दे सकते हैं और इसके अलावा इंजेक्शंस रिकमेंड कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें ग्रेड 3 की तो इसके अंदर हम स्टीरॉयड के इंजेक्शंस देंगे। ग्रेड 1 और 2 में स्टीरॉयड्स के इंजेक्शन हमने नहीं दिए थे क्योंकि जो हम कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह के होते हैं ना इंजेक्शंस, वो कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। वहाँ पे अभी कार्टिलेज इतना डैमेज नहीं हुआ, ऑल्दो जॉइंट थोड़ा सा ठीक था ना 1 और 2 में, अगर हम उसको वो दे देंगे तो जॉइंट मतलब ख़राब होना शुरू हो जाएगा मज़ीद जल्दी, वो जो स्लो प्रोग्रेशन होनी थी वो फास्ट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए 1-2 में स्टीरॉयड नहीं देंगे। टाइम बाय एंड काउंसलिंग फॉर रिप्लेसमेंट, ठीक है। और पेशेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि हम आपको अगर इससे ज़्यादा ग्रेड 3 के पास 4 में चला गया तो फिर हमने पेशेंट की काउंसलिंग भी करनी होती है कि हो सकता है आपको जॉइंट रिप्लेस करवाना पड़ जाए, और ग्रेड 4 में तो फिर हमने जॉइंट रिप्लेस करना ही करना है। Thank you so much for listening my lecture. I hope you like the lecture. Please subscribe if you like.